ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फीचर रहता है फंक्शन ओवरलोडिंग। इस सेक्शन में हम फंक्शन ओवरलोडिंग की जानकारी लेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग का अर्थ एक नाम से काफी सारे फंक्शन होना है जिनमें आर्गुमेंट्स अलग अलग रहते हैं और इस प्रकार बनाए गए फंक्शन को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। इस प्रकार यहाँ दो विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले हमारे पास कई फंक्शन होते हैं जिनका नाम सेम होता है परंतु उनके पास आर्गुमेंट अलग अलग रहते हैं। इस प्रकार की फीचर फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है। फंक्शन ओवरलोडिंग कभी भी हम रिटर्न डेटा टाइप के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात रिटर्न डेटा टाइप चेंज करने से हम फंक्शन लोडिंग प्राप्त नहीं कर सकते। फंक्शन ओवरलोडिंग को प्राप्त करने के लिए हमें आर्गुमेंट्स अलग अलग चाहिए होते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग को हम क्लास 6.cpp एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। यहाँ हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग का एक एग्जाम्पल अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई है। एक क्लास ली गई है एडिशन के रूप में। इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर t जो प्राइवेट है। इसी तरह से पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत हमने तीन फंक्शन लिए हैं, तीनों का नाम ऐड है। यदि आप यहाँ देखें वॉइड ऐड, वॉइड ऐड, वॉइड ऐड, परंतु तीनों में एक अलग बात है, परंतु तीनों में आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं इंटीजर के, दूसरे वाले ऐड में तीन आर्गुमेंट्स दिए गए हैं इंटीजर के और तीसरे वाले फंक्शन में चार आर्गुमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इस प्रकार यदि हम फंक्शन का कार्य देखें तो बिल्कुल सेम है तीनों का। सबसे पहले वाले फंक्शन में दो वेरिएबल्स को जोड़कर दिखाया जाता है, दूसरे वाले ऐड फंक्शन में तीन वेरिएबल्स को जोड़कर और तीसरे वाले फंक्शन में चारों वेरिएबल्स को जोड़कर टी में असाइन किया जाता है और टोटल प्रिंट किया जाता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने एक क्लास के अंतर्गत तीन फंक्शन बनाए हैं जिनका नाम ऐड है, अर्थात सेम नाम है और तीनों के आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं। इस प्रकार इस एग्जांपल में हमने फंक्शन ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट किया है। फंक्शन ओवरलोडिंग को कॉल करने के लिए हमारे पास यहाँ हमारे पास वर्ड मेन फंक्शन अवेलेबल है जिसमें हमने एक इंटीजर ch लिया है चॉइस के लिए, जिसमें यूजर के द्वारा चॉइस फिल की जाएगी और उसके पश्चात चार वेरिएबल लिए हैं ABCD। अब यहाँ देखें तो हमने यहाँ एडिशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट तैयार किया है प्लस। अब हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और उसके साथ यूजर को एक मैसेज दिया जा रहा है, हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू ऐड। यूजर कितने नंबर को ऐड करना चाहता है ये वो इस मैसेज के पश्चात बता सकता है। जैसे यहाँ पे क्या वो दो नंबर्स को ऐड करना चाहता है, यदि हाँ तो एक प्रेस किया जाएगा, यदि वो तीन नंबर्स को ऐड करना चाहता है तो दो, चार नंबर को ऐड करना चाहता है तो तीन, और अगर वो फोर्थ ऑप्शन चुनता है तो एग्जिट हो जाएगा, अर्थात उसका प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। यूजर से उसकी चॉइस इनपुट करवाई जाती है जो सीन के द्वारा ch में स्टोर करवा दी जाती है। यूजर के द्वारा दी गई इनपुट को हमने यहाँ स्विच में पास कर दिया है ch के रूप में। दी गई इनपुट के अनुसार यहाँ पे केस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। यदि एक इनपुट दी जाती है तो केस 1, अन्यथा 2 और अन्यथा 3। जिस प्रकार की इनपुट दी जाएगी उस प्रकार की यहाँ पे हमारे पास केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। मान लीजिए पहला केस सिलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे यूजर से दो नंबर इनपुट करवाए जाते हैं AB के रूप में और प्लस ऑब्जेक्ट के द्वारा ऐड फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे AB पास कर दिया जाता है। यदि केस 2 सिलेक्ट किया जाता है तो 3 नंबर और केस 3 सिलेक्ट किया जाता है तो 4 नंबरों को यूजर से इनपुट करवाकर प्लस डॉट ऐड फंक्शन में पास कर दिया जाता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास ऐड फंक्शन जो है वो एक ही नाम से है, हम इसको आर्गुमेंट्स के आधार पे कॉल कर रहे हैं। यदि हमें दो आर्गुमेंट्स वाला ऐड फंक्शन कॉल करना है तो यहाँ दो वैल्यूज पास करते हैं, 3 वाले के लिए 3 वैल्यूज और 4 वाले के लिए 4 वैल्यूज पास करते हैं। और यदि आप कोई भी ऑप्शनल केसेस में से नहीं लेते तो आपके पास डिफॉल्ट मैसेज एग्जीक्यूट हो जाता है। गेट ch के पश्चात यहाँ ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है। यहाँ हमारे पास इंक्लूड IOStream और choreo.h दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। एडिशन क्लास को क्रिएट किया गया है जिसमें इंटीजर t लिया गया है। सबसे पहले हमने फंक्शन ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए तीन फंक्शन लिए हैं जिनका सबका नाम ऐड है और इनमें आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं। आर्गुमेंट्स के आधार पर टोटल किए गए हैं और फाइनली उनके रिजल्ट्स को प्रिंट करवाया गया है। वर्ड मेन में स्विच केस के द्वारा उन सभी फंक्शंस को कॉल किया गया है और इनको आर्गुमेंट्स के आधार पे ही कॉल किया गया है। आर्गुमेंट्स के आधार पे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। हम Ctrl+F9 से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग का मैसेज है, उसके पश्चात कितने नंबर आप ऐड करना चाहते हैं
मान लीजिए मैं 2 नंबर ऐड करना चाहता हूं। जैसे ही 1 प्रेस करता हूं मेरे पास 2 नंबर्स की जानकारी मांगी जाती है, पहले 2 और फिर 3। देखिए मेरे पास टोटल 5 अवेलेबल हो गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार हमने फंक्शन ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट किया है। आर्गुमेंट्स के आधार पे फंक्शन कॉल किया जाता है और उसी के आधार पे फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे पास C++ में और इंक्लूडेड हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा एनकैप्सुलेशन के रूप में। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का अर्थ है कि वो डेटा जो इंपॉर्टेंट है और जो एसेंशियल है किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए, वो जरूर प्रदर्शित किया जाए, अर्थात उसे जरूर प्रदान किया जाए। यह फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। इस प्रकार की प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स डेटा और बैकग्राउंड डिटेल्स को, अर्थात बड़ी कोडिंग को एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा छुपा दिया जाता है और केवल वही कोडिंग जो यूजर के लिए रिक्वायर्ड है और जिसके द्वारा यूजर प्रोग्राम का डेटा प्रयोग कर सकते हैं, केवल उसी पार्ट को यूजर के पास प्रस्तुत किया जाता है। यह फीचर डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। और यदि हम डेटा एनकैप्सुलेशन की बात करें तो वह डेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है या जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस डेटा को फंक्शंस के द्वारा बाइंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है और इस प्रकार उस डेटा को केवल फंक्शंस के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। डायरेक्टली हम उस डेटा को नहीं प्राप्त कर सकते या देख सकते। इस प्रकार की फीचर को UPS में डेटा एनकैप्सुलेशन कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो एक तरह से हमारा डेटा एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है, जिसके द्वारा हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे इस क्लास के स्कोप के बाहर। परंतु यदि हम पब्लिक की बात करें तो हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हमारे लिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें हम उन फंक्शंस का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं जिसके द्वारा उन वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर की जा सकती है और उन वेरिएबल्स की वैल्यू को देखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे सेट डेटा और शो डेटा। परंतु हम डायरेक्टली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर प्राइवेट मेंबर्स को नहीं देख सकते, क्योंकि वो डेटा एनकैप्सुलेट किया गया है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा एनकैप्सुलेशन दोनों का प्रयोग करते हैं C++ में। हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहता है जिसके द्वारा हम एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करते हैं C++ वेरिएबल्स की या फंक्शंस की, अर्थात किसी क्लास के मेंबर्स की जब हम एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें एक्सेस स्पेसिफायर्स रिक्वायर्ड रहते हैं, जिनकी जानकारी हमने पहले ब्रीफ रूप में ली थी। अब हम इनको प्रॉपरली रिवाइज करते हैं। देखिए हमारे पास 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स अवेलेबल रहते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, जिसमें हमने पब्लिक और प्राइवेट की जानकारी ली है। अब हम इसको विस्तृत रूप से देखते हैं। यदि पब्लिक वेरिएबल्स या फंक्शंस को उसी क्लास में यूज किया जाए जिस क्लास में उसे डिक्लेयर किया गया है, तो आप एक्सेसिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सेम क्लास में उसे चलाया जा सकता है। यहाँ पे उसके लिए यस अवेलेबल है। यदि इनहेरिटेड क्लास में पब्लिक मेंबर्स को चलाया जाता है तो वहां पे एक्सेसिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उसके लिए भी यस है पब्लिक में। और इसी तरह से मेंबर, फंक्शन या वेरिएबल को यदि आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर दूसरी क्लास में प्रयोग करते हैं तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे हमने मेन फंक्शन में देखा था, वहां भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, वहां भी इसकी एक्सेसिबिलिटी प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ भी यस है। परंतु सबसे लास्ट वाले सेक्शन में यदि हम देखें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के केस में, तो यदि हम उस क्लास में प्रयोग करना चाहते हैं जहां उन वेरिएबल्स या फंक्शंस को डिक्लेयर किया गया है जो प्राइवेट हैं, तो हम सेम क्लास में उसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु सब क्लास में, किसी दूसरी क्लास में ऑब्जेक्ट के साथ या मेन फंक्शन में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी उसी क्लास के स्कोप तक अवेलेबल रहती है। अर्थात प्राइवेट वेरिएबल्स या फंक्शंस की जो एक्सेसिबिलिटी रहती है वो केवल उसी क्लास में अवेलेबल रहती है। सब क्लास में किसी दूसरे क्लास जिसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रयोग किया जाए या मेन फंक्शन में एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती। एक और एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास अवेलेबल है प्रोटेक्टेड के रूप में। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा स्पेसिफाई किए गए वेरिएबल और फंक्शंस को हम सेम क्लास, अर्थात जिस क्लास में डिक्लेयर करवाया गया है उस क्लास में, और सब क्लास में, इन दोनों क्लासेस में हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा स्पेसिफाई किए गए वेरिएबल और फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम उनका प्रयोग कहीं और नहीं कर पाएंगे, जैसे किसी और क्लास में ऑब्जेक्ट के द्वारा या मेन फंक्शन में प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस या वेरिएबल्स का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स का अपना अपना स्कोप है।
और इनकी एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम किसी क्लास के वेरिएबल और फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं।